हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो क्या होता है और इसमें कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। अब पर्यावरण जो होता है वो क्या होता है? कोई जीव जिस वातावरण में रहता है उसके आसपास का जो परिवेश होता है, जो क्षेत्र होता है, वह कहलाता है उस जीव का पर्यावरण। अब ये पर्यावरण जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, एक अकेला जीव तो उपस्थित नहीं होगा किसी पर्यावरण में, यहाँ पर और जीव भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे भी उपस्थित होंगे, एक मानव जो होगा वो भी उपस्थित है एक पर्यावरण में। इसके साथ साथ और भी जीव जंतु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर पाया जाता है क्या क्या? यहाँ पर प्रकाश उपस्थित होगा, यहाँ पर जल उपस्थित है, यहाँ पर वायु उपस्थित है। तो इस प्रकार से उस स्थान का परिवेश जो होगा, भौगोलिक परिस्थितियां जो होती है और जीव जो होते हैं, ये आपस में मिलकर के एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब दूसरा शब्द है वह है पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसको देखें। एक जीव जहां पर रहता है, जिस स्थान पर वह रहता है, वहां पर बहुत सारे निर्जीव तत्व भी उपस्थित होते हैं। अब ये जीव जो होता है कहीं न कहीं ये जीव जो होगा वह इन निर्जीव तत्वों पर निर्भर होता है। जैसे हवा है, वायु है, ये हवा या वायु जो होता है एक जीव के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसको सांस लेने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। तो अब उसके लिए वह क्या हो गया? वायु जो होता है वह एक निर्जीव घटक होता है, पर जीव के लिए वो क्या है? बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से एक जीव और एक निर्जीव जो होते हैं उसके पर्यावरण में पाए जाने वाले जो निर्जीव चीजें होती हैं उनमें क्या होता है? पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। और पारस्परिक क्रियाएं अर्थात लेना और देना होता है इनमें। तो ये पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? इनके बीच में एक स्वचालित, एक स्वनियंत्रित एक तंत्र का निर्माण करती है जो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। इस पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी पर्यावरण जो होता है वह पारिस्थितिक तंत्र की उपस्थिति को दर्शाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो घटक होते हैं, प्रकृति के घटकों में पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो एक स्थायी तंत्र का निर्माण होता है वही कहलाता है क्या? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एक वैज्ञानिक जिसका नाम है A.G. टेंसले। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इकोसिस्टम। इसमें इको का अर्थ होता है आवास या घर, और सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था। इस प्रकार से जीव जिस आवास में रहता है उसमें और उसके आसपास पाए जाने वाले जितने निर्जीव घटक होते हैं इनकी अपने आप एक स्वनियंत्रित व्यवस्था बनती है जो कहलाती है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। किसी भी पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र की उपस्थिति आवश्यक होती है और एक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह दो घटक से मिलकर के बनता है। इनके दो घटक जो होते हैं उसमें से एक होता है जीवीय घटक, जीवीय घटक या इसको जैविक घटक भी कहा जाता है, और दूसरा होता है अजीवीय घटक।
अजीवी, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, अजैविक घटक कह सकते हैं। तो यहाँ पर्यावरण में उपस्थित, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवीय घटक जो होते हैं इनको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है जीवी घटकों को। इसमें से एक घटक जो होता है वो कहलाता है क्या? उत्पादक। उत्पादक उत्पादक वे होते हैं, वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो अब अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? पेड़ पौधे। ये प्रकाश संश्लेषण करके अपने लिए भोजन का संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। न केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं बल्कि पर्यावरण में, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित भिन्न भिन्न जीवों को भी यह भोजन प्रदान करते हैं। तो यह पारिस्थितिक तंत्र में किसकी श्रेणी में आ गए? उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो उत्पादक में कौन शामिल हो गए? पेड़ पौधे शामिल हो जाते हैं। दूसरी श्रेणी होती है जीवी घटक की, वह होती है क्या? उपभोक्ता। ये उपभोक्ता जो होते हैं वे जीव होते हैं जो उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उपभोक्ता जो होते हैं इसको भी हम बांट सकते हैं विभिन्न श्रेणियों में, जिसमें से एक है शाकाहारी। इसको शाकाहारी को हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब शाकाहारी शब्द से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है जो सीधे सीधे पेड़ पौधों को या उनके उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे हिरण है या गाय है, ये शाकाहारी होंगे। उपभोक्ता में दूसरे होते हैं, वो कहलाते हैं क्या? मांसाहारी। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो शाकाहारी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये मांसाहारी जो होते हैं वे क्या कहलाएंगे? अब द्वितीय उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और तीसरे श्रेणी में आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या हो गया? मांसाहारी का एग्जाम्पल क्या है? शेर है या कुत्ते जो होते हैं ये मांसाहारी की श्रेणी में आ जाते हैं। सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि मनुष्य। तो मनुष्य जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? सर्वाहारी। या तिलचट्टा, ये भी सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से जीवी घटक जो होते हैं या जैविक घटक जो होते हैं इनको मुख्य रूप से उत्पादक और उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। अब जब ये जीव मृत हो जाते हैं, अगर पेड़ पौधे को किसी ने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया या ये शाकाहारी जो हैं यह किसी का भोजन नहीं बन पाए, इनका शरीर मृत हो गया है, या ये मांसाहारी या ये सर्वाहारी, जब ये मृत हो जाते हैं तो क्या होता है? इनके मरे हुए शरीर को अपघटित किया जाता है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और उसके बाद में जितने भी तत्व होंगे वो वातावरण में, पर्यावरण में मिल जाते हैं। तो इस कार्य के लिए होते हैं कौन? अपमार्जक और अपघटक। अपमार्जक जो होते हैं जो कि मरे हुए जीवों के मांस को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, और अपघटक जो होते हैं वे मरे हुए जीव के शरीर का अपघटन करके उनके शरीर को जिस भी वातावरण में वो है उस वातावरण में उसको मिला देते हैं। जैसे मिट्टी में है तो पूरे शरीर जो है वो अपघटकों के द्वारा क्या हो जाएगा? अपघटित कर दिया जाएगा और मिट्टी में उसको मिला दिया जाएगा। तो ये अपमार्जक और अपघटक जो होते हैं ये भी जीवी घटक के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब एक पारिस्थितिक तंत्र में जो अजैविक घटक होता है, अजीवीय घटक होता है, ये क्या क्या होता है इसको देखिएगा। जो जीवित नहीं है, निर्जीव पदार्थ के रूप में पाया जाता है, परंतु इनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है एक जीव के लिए। इसमें से पहला है वायु। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो होते हैं वह जीवी घटकों के लिए अनिवार्य होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से वायु में ही ये तत्व जो होंगे वह उपस्थित होंगे। तो ये वायु जो है वो जीवी घटकों के लिए क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। ठीक उसी प्रकार से जल जो होता है यह भी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। मृदा जो होती है या मिट्टी, ये भी जीवधारियों के लिए आवश्यक निर्जीव घटक होते हैं। इसके अतिरिक्त और पदार्थ होते हैं, जैसे वहाँ की जलवायु जो होती है वह भी अजैविक घटक में शामिल होते हैं, और सूर्य का प्रकाश जो होता है यह भी अजैविक घटक होता है, जो कि अनिवार्य होता है जीव जंतुओं के लिए। तो इस प्रकार से पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक होता है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो जंगल जो होते हैं वह प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, इसीलिए यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से कोई तालाब होगा तो यह भी एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। इसी प्रकार से समुद्र जो होते हैं यह भी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में पाए जाने वाली कोशिका, एक कोशिका जो होती है ये भी एक पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करती है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, खेत होता है। खेत को मानव के द्वारा विकसित किया जाता है, इसीलिए यह मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहलाया। ठीक उसी प्रकार से बगीचा होते हैं, विभिन्न प्रकार के फल और फूल से या विभिन्न प्रकार के पौधों से निर्मित होता है बगीचा, तो यह भी क्या बन जाता है, एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। आप अपने घरों में भी एक मछली घर रखते हैं, तो ये मछली घर जो होते हैं ये भी एक्वेरियम, ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है। किसी पर्यावरण में उपस्थित जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं ये कहीं न कहीं एक दूसरे से या तो भोजन के लिए या आवास के लिए या प्रजनन के लिए या सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आपस में इनमें निर्भरता होती है। साथ ही साथ ये जीव जो होते हैं वह निर्जीव पदार्थों पर भी निर्भर होते हैं। तो जब हम किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे तो हम इसको दो बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। पहला तो सजीवों की आपस में निर्भरता, परस्पर निर्भरता, इसके अंतर्गत हम या निर्भरता या अंतर संबंध, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये क्या होते हैं इसके बारे में, और पढ़ेंगे हम पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है इसके बारे में। दूसरा होता है एक सजीव और निर्जीव के बीच में निर्भरता, सजीवों और निर्जीवों की निर्भरता। इसका अध्ययन करेंगे हम विभिन्न चक्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के जो चक्र होते हैं उसके द्वारा हम इसका अध्ययन करेंगे।